नमस्कार दोस्तों। हम कर रहे थे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का सब्जेक्ट और इंटरनल एड के पार्ट 9 जिसका टाइटल है एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, जो एक्सप्लेनेशन है अगर इसका डेफिनेशन देखें तो ये एक क्लेरिफाइंग स्टेटमेंट है जो कि कानून बनाने वालों के द्वारा जोड़ी गई ताकि हम कानून को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें और उस कानून की एप्लीकेशन को समझ सकें कि उसको कहाँ पे लागू करना है। ये एक कानून में ऐसा प्रावधान है जो कि एक स्पेसिफिक टर्म, फ्रेज़ या एक सेक्शन ऑफ लॉ को क्लैरिफाई करता है या एलोबरेट करता है, उसके मीनिंग को समझने में मदद करता है। इट इज़ इंसर्टेड टू रिजोल्व एम्बिग्यूटीज़, प्रिवेंट मिस इंटरप्रटेशन, और साथ साथ में इट इज़ इंसर्टेड so that the intended meaning of a provision is properly understood। लेकिन एक एक्सप्लेनेशन जो है वो मेन प्रोविज़न का स्कोप वाइड नहीं करती है और ये क्लैरिफिकेटरी रोल ही प्ले करती है। यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नाउ द की प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन इन द स्टैट्यूट्स आर दैट explanation simply clarifies, does not expand, meaning thereby ना तो ये सब्सटेंटिव लॉ को अल्टर करती है, बदलती है, ना उसमें कुछ ऐड करती है, बट सिंपली इट रिमूव्स द डाउट रिगार्डिंग इट्स एप्लीकेशन एंड इट प्रोवाइड्स ए क्लीन एंड क्लियर मीनिंग ऑफ ए टर्म और प्रोविजन विदाउट अल्टरिंग इट्स सब्सटेंटिव इफेक्ट। ये तो हो गई पहली बात। नंबर 2, एक्सप्लेनेशन शुड बी रेड इन कंजंक्शन विद द मेन प्रोविजंस, यानी कि मेन प्रोविजन के साथ इसको पढ़े जाना चाहिए। एंड इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन ओवर राइडिंग क्लोज, यानी कि ओवर राइडिंग फैक्टर की तरह इसको हम ना लें, यानी कि हारमोनियस इंटरप्रिटेशन करें मेन प्रोविजन के साथ। नंबर 3, इट इज़ ऑफन इंसर्टेड टू डिक्लेयर व्हाट वाज ऑलरेडी इम्प्लाइड, इंश्योरिंग यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो कानून का मतलब निकल के आ रहा है उसको और क्लेरिफाई करने के लिए जर्नली इसको ऐड किया जाता है एक्सप्लेनेशन को। इट मे एक्सपेंड ऑन द स्कोप ऑफ ए प्रोविजन बट डज नॉट ओवरराइड द मेन सेक्शन, यानी कि एलोबरेटिव इसका रोल रहने वाला है। एंड इट रिफ्लेक्ट्स द लेजिस्लेचर्स इंटेंट टू प्रिवेंट मिस इंटरप्रिटेशन। नंबर 5, लेजिस्लेटिव इंटेंट को रिफ्लेक्ट करने के लिए इसको ऐड करते हैं ताकि मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, कहीं हम इंटरप्रिटेशन करने निकलें और मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए। नंबर 6 इज़ नॉन सब्सटेंटिव इम्पैक्ट। एन एक्सप्लेनेशन डज नॉट क्रिएट न्यू राइट्स और ऑब्लिगेशंस बट इट सिंपली असिस्ट्स इन अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाइंडिंग इफेक्ट। The courts generally treat explanations as integral parts of the statute for interpretation purposes, meaning thereby, for example, Indian Penal Code 1860 have explanations attached to various sections to clarify their scope and application. These explanations help in interpreting the provisions accurately and provide guidance on how the law should be understood in different circumstances. For example, section 108 that defines the word abettor, it includes 5 explanations, और बहुत important section है दोस्तों। Now these explanations they ensure that the definition covers all possible scenarios where abatement can occur even if the principal act has not been committed. And if you look at the breakdown of section 108 IPC, it says a person is said to abet the doing of a thing if he instigates, number 1, engages in a conspiracy, number 2, or intentionally aids in its commission. And there are 5 explanations you can see on the screen. Explanation 1, it says a person can be an abetter even if the person they abet is not legally capable of committing the offense. अगर हम किसी बच्चे को जहर की पूड़ियाँ दे दें कि फलां के खाने में मिला दो, या किसी अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को हम कहें कि ये पिस्टल देके कि उसको चला दो, यदि ऐसा व्यक्ति भी अपराध करता है तो वो अबेटमेंट माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है टू कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट द एक्ट अबेटेड नीड नॉट बी कमिटेड। अब मान लो आपको किसी
को आपने गन दे के कहा कि फ़लाँ आदमी को शूट कर दो, वो शूट नहीं करता है, फिर भी अबैटमेंट जो है वो कंप्लीट मानी जाएगी. And explanation 3, if a person abets an abater, they are also considered as an abater. Abatement of an abatement is an offense. Explanation 3, मैं ए को कहता हूँ कि बी को भड़का दो, तो वो भी एक ऑफेंस है. Explanation 4, an abatement can be through deliberate concealment of information. किसी को जानबूझकर कोई इन्फॉर्मेशन ना देना, चुप रहना भी अबैटमेंट है. Explanation 5 कहता है अबैटमेंट ऑफ एन इलीगल ओमिशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एन ऑफेंस. किसी को छुपाने के लिए कहना भी अबैटमेंट है, अपराध है. नाउ these statutory explanations can be inserted after the enactment of a statute through amendments, and these explanations are often added to clarify ambiguities, address various judicial interpretations, or adapt the law to changing societal needs. And if you look at the section 405 of Indian Penal Code, which defines criminal breach of trust, two explanations were added in 1973 and 1975. Explanation 1, you can see on your screen, was added in 1973, and it clarifies that an employer is deemed to have committed criminal breach of trust if he misappropriates employees' contribution to a provident fund or similar scheme. And explanation 2, inserted in 1975, states that a person is said to have committed criminal breach of trust if they dishonestly use or dispose of property in violation of a contract, whether the contract is express or implied. So these explanations, they were added so that especially the provident fund contributions and the property involved in contract, it should not be misappropriated, and if any person misappropriates the same, it amounts to criminal breach of trust. That has been explained by explanation 1 and 2, inserted in 1973 and 1975 respectively. Look at section 20 CPC. It defines other suits to be instituted where defendants reside or cause of action arises. Now it says, subject to the limitations aforesaid, every suit shall be instituted in a court within the local limits of whose jurisdiction the defendant or each of the defendant at the time of the commencement of the suit actually or voluntarily resides or carries on business or personally works for gain. Any of the defendants where there are more than one at the time of the commencement of the suit actually or voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, provided that in such case either the leave of the court is given or the defendants who do not reside or carry on business or personally works for the gain as aforesaid acquiesce in such institution, the cause of action wholly or in part arises. Now if you look at the explanation to section 20 CPC, it says a corporation shall be deemed to carry on business at its sole or principal office in India or in respect of any cause of action arising at any place where it has also a subordinate office at such place. यानी कि सेक्शन 20 के ए और बी में तो बता दिया कि जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है, बिजनेस कैरी ऑन करता है, और क्लोज बी में बता दिया कि एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स, एंड क्लोज सी में जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे क्लियर कर दिया काज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइजेज होता है, तो ऐसी जगह पे इंस्टीट्यूट हम कर सकते हैं सूट को. इलस्ट्रेशन देखिए यहाँ पे. ए एक ट्रेडमैन है, कैलकाटा के अंदर रहता है. बी जो है वो बिजनेस कैरी ऑन करता है दिल्ली के अंदर. नाउ बी बाय हिज एजेंट इन कैलकाटा बाइज गुड्स ऑफ ए एंड रिक्वेस्ट ए टू डिलीवर देम टू ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी. A delivers the goods accordingly in Calcutta. Now A may sue B for the price of the goods either in Calcutta where the cause of action arises or in Delhi where B carries on business. Now A resides at Simla, B at Calcutta and C at Delhi. A, B and C, they being together at Banaras, B and C make a joint promissory note payable on demand and deliver it to A. Now A may sue B
and C at Banaras, where the cause of action arose. He may also sue them at Calcutta, where B resides, or at Delhi, where C resides. But in each of these cases, if the non-resident defendant objects, the suit can't proceed without the leave of the court. अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि सेक्शन 20 के अंदर 3 क्लोजेज हैं, ए, बी एंड सी, और एक एक्सप्लेनेशन जहाँ पे हमने जो हमें बता रही है कि कॉरपोरेशन जो है अपना बिजनेस कैरी ऑन करती है in terms of its territorial jurisdiction. Now, since the explanation specifically deals with the phrase carries on business, which appears to be in clause A and B, it primarily connected with these clauses rather than clause C, which deals with the cause of action. Now, thus, therefore, to determine the connection, one must carefully analyze the explanation's wording and its alignment with the section's clauses. A and B पे एक्सप्लेनेशन अप्लाई होगी, सेक्शन 20 की क्लोज सी पे नहीं होगी. ये चीज़ लेजिस्लेटिव इंटेंट है और ये समझ में आता है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं. अब देखिए केस लो 1, संतोष वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2015 का केस है. 21 अप्रैल 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि द अपेलेंट वाज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पिनल कोड फॉर मर्डरिंग हिज वाइफ सरस्वती बाई. द इंसिडेंट स्टेम्ड फ्रॉम ए डोमेस्टिक डिस्प्यूट ड्यूरिंग विच द अपेलेंट poured the kerosene oil on Saraswati Bai and set her on fire. And despite the rescue attempts, she died due to the injuries. The trial court found the appellant guilty of murder, and verdict that was later on upheld by the High Court. Now, on the appeal, the Supreme Court examined whether the act amounted to murder under Section 302 or a lesser offence. यानी कि अपनी वाइफ को तेल डाल के जला दिया, उसको बचा नहीं पाए despite multiple efforts. The Supreme Court of India dealt with the interpretation and application of Section 300 of Indian Penal Code 1860, which defines murder and its exceptions. Use of explanation to Section 300 IPC. Now, Section 300 IPC, it states that culpable homicide is not murder if the offender, on account of grave and sudden provocation. Now, if you look at the explanation to Section 300 IPC, it states that culpable homicide is not murder if the offender, on account of grave and sudden provocation, is deprived of the power of self-control and causes the death of the person who gave the provocation or causes the death of any other person by mistake or accident. यानी कि अगर grave and sudden provocation है तो कई बार आदमी सेल्फ कंट्रोल लूज़ कर देता है और जिसकी वजह से मान लीजिए डेथ ऑफ पर्सन हो जाती है सामने वाले की बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट, तो वो कल्पेबल होमिसाइड है, ना कि मर्डर. एंड एक्सेप्शन 4 भी देखिए सेक्शन 300 IPC का. इट सेज कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर इफ़ इट इज़ कमिटेड विदाउट द प्री मेडिटेशन in a sudden fight, in the heat of passion, upon a sudden quarrel, or without the offender having taken undue advantage or acted in a cruel or unusual manner. The court determined that the appellant actions reflected an intention to cause death, and thereby affirming the conviction under section 302 IPC. कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया कि इन हालातों में जब वो कैरोसिन ऑयल डाल के अपनी वाइफ को जला रहा है, कहीं पे भी एक्सप्लेनेशन या एक्सेप्शन अप्लाई नहीं हो रही है, और वो 302 का क्लियर कट केस है, मर्डर का क्लियर कट केस है. केस लो 2 देखिए. पटेल रोडवेज लिमिटेड वर्सेस प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी, AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट का केस है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिस्कस किया द रोल ऑफ एक्सप्लेनेशन इन स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया सेक्शन 9 ऑफ कैरियर्स एक्ट 1865 को, एंड इट कंसर्न्स द लायबिलिटी ऑफ कॉमन कैरियर्स. द कोर्ट एम्फसाइज्ड दैट द एक्सप्लेनेशन एडेड टू सेक्शन 9 clarified the burden of proof, placing it on the carrier to prove the absence of negligence in case of loss or damage to the goods. यदि सामान लाने ले जाने वालों से कोई भी लॉस और डैमेज होता है सामान का, तो उस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो सामान लाने ले जाने वालों पर है, ये प्रूव करना कि उनकी तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं है, कोई भी भूल नहीं हुई है. In this case,
basically there was reinforcement of the principle that an explanation in a statute, it should be given full effect as a clarifying tool, but should not be construed as altering the main provision's essential scope unless it has been expressly intended. यानी कि एक्सप्लेनेशन को हमें एक क्लैरिफाइंग स्टेटमेंट की तरह ही लेना चाहिए और स्कोप को जो है मेन प्रोविज़न के स्कोप को बढ़ाना नहीं चाहिए वहाँ पे। केस लो 3 देखिए, टी ए कुरैशी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2007 का केस है। अब एक्सप्लेनेशन जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 37 क्लोज 1 में, इट अलाउज़ फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस, सेक्शन 37 क्लोज 1 अलाउज़ फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम टैक्सेबल इनकम प्रोवाइडेड दे आर नॉट पर्सनल और कैपिटल एक्सपेंसेस। यानी कि बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट कर लेते हैं, प्रोवाइडेड वो पर्सनल और कैपिटल एक्सपेंसेस ना हो। एक्सप्लेनेशन 1, इट हैज़ बीन एडिड टू अवॉइड एम्बिग्विटी ऑन इलीगल एक्सपेंडिचर। एक्सप्लेनेशन देखिए, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स it is hereby declared that any expenditure incurred by an assessee for any purpose which is an offence or which is prohibited by law shall not be deemed to have been incurred for the purpose of business or profession। यदि किसी बिजनेसमैन ने किसी ऐसी चीज़ पर खर्चा किया जो कि एक अपराध है, यानी कि जानबूझ के किसी को छुपाने के लिए बोला टैक्स को, या कोई इन्फॉर्मेशन छुपाई, या उस पर कोई खर्चा किया, तो इस तरह का कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि कानून मना करता है नहीं होना चाहिए, तो वो बिजनेस और प्रोफेशन के एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं करना चाहिए, नहीं काउंट होगा, ये एक्सप्लेनेशन कहती है। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया दैट द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इलीगल एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल ब्राइब्स और पेनल्टीज, they can't be deducted as business expenses. Therefore, the explanation does not expand the meaning of section 37 clause 1, but it simply clarifies that unlawful expenditure are not deductible. केस लो 4 देखिए, TS कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2013 का केस है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सेक्शन 2 क्लोज एच के अंदर डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी है, जो कि सेक्शन 2H पब्लिक अथॉरिटी कहता है कि एज एन एनी बॉडी सब्सटेंशियली फिनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। अब एक्सप्लेनेशन जो है, इट हैज़ बीन एडिड टू प्रिवेंट मिस इंटरप्रिटेशन, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन कहती है सेक्शन 2H की, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज द फंडिंग रिसीव्ड वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द appropriate government shall be considered while determining whether an entity is substantially financed, मीनिंग देयर बाय कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कंसिडर किया जाएगा कि कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी तरह का सब्सटेंशियली फिनेंस तो नहीं हुआ है, टू डिटरमाइन वेदर एन अथॉरिटी इज पब्लिक अथॉरिटी और नॉट। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन दिस केस दैट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज रिसीविंग सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट फंडिंग आर पब्लिक अथॉरिटीज अंडर द RTI एक्ट। द एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाइज हाउ सब्सटेंशियली फिनेंस्ड should be understood without expanding the scope of public authority beyond legislative intent। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बड़ा क्लियरली कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रांट ले रही हैं गवर्नमेंट से, सो दे आर सब्सटेंशियली फिनेंस्ड एंड दे आर पब्लिक अथॉरिटीज अंडर द RTI एक्ट। सो देयरफॉर द एक्सप्लेनेशन शुड बी अंडरस्टूड without expanding the scope of public authority beyond the legislative intent। केस लो 5 देखिए, BC डेवलपमेंट केन मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1967 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट व्हेन देयर इज एन अपरेंट कॉन्फ्लिक्ट between the main provision of a statute and the explanation, the court must attempt to harmonize the two। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हार्मोनाइज करना पड़ेगा दोनों को, rather than allowing the explanation to override the main provision। This principle reinforces the idea that the statutory interpretations
should aim for consistency and coherence, ensuring that different parts of a statute work together rather than being read in isolation or conflict। यानी कि जो पार्ट्स हैं स्टैट्यूट्स के उनको टुगेदर यानी कि इकट्ठा रीड करना चाहिए, ना कि अलग अलग या अलग अलग हिस्सों में। केस लो 6 देखिए, एस सुंदरम वर्सेस वी आर पताभिरमन 1985 का केस है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्लेरिफाइड द रोल ऑफ एन एक्सप्लेनेशन in a statutory provision. The court observed that explanation appended to a statutory provision is not a substantive provision by itself। कितनी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यानी कि वो कोई प्रोविजन नहीं है। इंस्टेड इट सर्व्स टू क्लैरिफाई और रिजोल्व एम्बिग्विटीज दैट में एग्जिस्ट इन द मेन प्रोविजन। वो खुद में एक प्रोविजन ना हो के प्रोविजन को केवल या किसी स्पेसिफिक पार्ट के प्रोविजन को एक्सप्लेन करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, एस सुंदरम वर्सेस वी आर पताभिरमन का। केस लो 7 देखिए, सुलोचना अम्मा वर्सेस नारायण नायर 1994 का। इट क्लेरिफाइड द इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन 8 टू सेक्शन 11 ऑफ CPC 1908। द सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज्ड दैट द पर्पस ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन introduced through 1976 amendment is to prevent re-litigation of an issue already decided by a competent court। जो हम रेस जुडिकेटा कहते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। देखिए रेस जुडिकेटा का बात हो रही है। अब की ऑब्जर्वेशंस क्या थी? वंस एन इशू इज डिसाइडेड बाय a competent court, it can't be reopened, and even if the court that decided the issue had limited jurisdiction, its decision still operates as res judicata। And the doctrine of res judicata, which prevents multiplicity of litigation, it should be upheld by judicial discipline। Now the implication of this ruling is that even a court with limited jurisdiction can give a binding decision on an issue, and the parties can't seek to re-litigate it in a different forum। भले ही कोर्ट की जुरिडिक्शन प्रॉपर ना हो, फिर भी डिसीजन आ गया तो वो रोल वहाँ पे रहेगा, रेस जुडिकेटा वहाँ पे रहेगा। नाउ द कंक्लूजन इज दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्सप्लेनेशन टू ए स्टैट्यूटरी प्रोविजन, देयर आर सेवरल की फंक्शंस। नंबर 1, टू क्लैरिफाई द मीनिंग एंड इंटेंट ऑफ द एक्ट इटसेल्फ so that the provision is aligned with the legislative intent, resolve ambiguities where the main enactment contains any obscurity or vagueness. The explanation helps to clarify it in a way that maintains consistency with the dominant object of the statute, and it provides additional support to the primary objective of the act, making its provision more meaningful and purposeful। So basically legislative purpose is supported by explanation। Explanation does not interfere or modify the substantive provision of the enactment। ये चीज़ बार बार आ रही है और क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक कि एक्सप्लेनेशन अपने आप में एक प्रोविज़न नहीं है, बल्कि प्रोविज़न को एक्सप्लेन करने के लिए क्लैरिफाइंग स्टेटमेंट है। और इफ़ देयर इज़ ए गैप इन द प्रोविज़न that is relevant to the purpose of the explanation, it can assist the court in interpreting the true intent of the legislature। While an explanation aids in interpretation, it can't take away statutory right conferred by the act or obstruct the proper functioning of the legislation। Instead, it is meant to suppress mischief and advance the act's purpose। यानी कि स्टैट्यूटरी राइट्स को प्रिजर्व वहाँ पे करना पड़ेगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और यदि आपको लेक्चर पसंद आया है और हमारी मेहनत यहाँ पे आपको लग रही है कि भी फ्रूटफुल हो रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आप हमें डॉक्टर अनुपम आचार्य के नाम से एक्स पर, इंस्टा पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, और साथ साथ में हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर अनुपम आचार्य नंबर 1 मोटिवेटर एंड ऑथर को भी फॉलो कर सकते हैं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।